यस प्लीज। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी बच्चों के? बढ़िया। तो हम लोगों का यूनिट नंबर 1 जो है वो लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट हुआ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। किसी भी बच्चे को यूनिट 1 में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई डाउट पूछना है? कंसाइन मीन्स भेजना। तो यूनिट नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है कंडीशंस एंड वारंटी। आप सभी बच्चे ये समझ ले, सीए फाउंडेशन के अंदर ये चैप्टर 7 नंबर का आता है। कितने मार्क्स? 7 मार्क्स। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आप इस चैप्टर को, वैसे तो ये थोड़ा छोटा है, जैसे हम यूनिट 1 करके आए हैं तो थोड़ा सा समय लगा ना यूनिट 1 में। यूनिट 2 थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, लेकिन इसकी जो वेट है, इसका जो वजन है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा है। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? तो टॉपिक का नाम है कंडीशंस एंड वारंटी। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का यूनिट नंबर 2। क्या नाम है इसका? कंडीशंस एंड वारंटी। तो ये यूनिट जो है ये क्या कहता है, ध्यान से सुने बेटा। जब भी सेल की ट्रांजैक्शन होती है, जब भी सेल की ट्रांजैक्शन होती है, तो ट्रांजैक्शन शुरू करते वक्त जब बायर सेलर के पास जाता है या सेलर बायर के पास जाता है, जब बायर सेलर के पास जाता है तो उस समय पर सेलर गुड्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट देता है या नहीं देता, बताओ? आप जब भी कोई चीज परचेज करने जाओगे तो आपको आपका सेलर कुछ गुड्स से रिलेटेड स्टेटमेंट देगा या नहीं देगा? आप चश्मा खरीदने जाओ तो आपको चश्मे से रिलेटेड जो है वो बहुत सारी बातें बताएगा कि इससे दूर का पास नजर आएगा, पास का दूर, आप स्मार्ट लगोगे, वैसे तो आप हो नहीं। तो टाइप की कुछ बातें जो है वो आपको सेलर बोलेगा। बहुत सारी बातें जो सेलर बायर को कह रहा है वो बायर के लिए जरूरी होंगी। यस, बहुत सारी बातें जो सेलर बायर को कह रहा है वो बायर के लिए ज्यादा जरूरी नहीं होंगी। वो बातें जो सेलर ने बायर को बोली और वो बायर के लिए जरूरी है, उसको हम बोलेंगे क्या? वो बातें जो सेलर ने बायर को बोली और बायर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? जो बातें सेलर बायर को बोल रहा है उसको कानून की नजरों में, कानून के शब्दों में कहते हैं स्टिपुलेशन। क्या कहते हैं? मैंने आपको क्या बोला? सेलर बायर को सेल करते वक्त कुछ क्या देता है? स्टेटमेंट। स्पेलिंग गलत हो गई, वैसे समझ लो, स्टेटमेंट दे रहा है। और ये स्टेटमेंट को लॉ की नजरों में क्या बोलोगे? स्टिपुलेशन। ऑल वेल है। वो स्टेटमेंट, वो स्टिपुलेशन वाइल सेलिंग, जब सेलर बायर को देता है और वो स्टेटमेंट बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेंशियल होती है, क्या होती है? उसको हम क्या बोलेंगे? और जो स्टेटमेंट सेलर बायर को देता है वो स्टेटमेंट बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेंशियल नहीं होती है। क्या होती है? कोलेट्रल होती है, मतलब सेकेंडरी होती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? आया कुछ समझ? एक एग्जाम्पल दे देता हूं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहली बात, एग्जाम्पल नंबर 1, आप
एक कार खरीदने जा रहे हो, ठीक है, आप एक बायर हो, आप कार खरीदने गए सेलर के पास। आपने सेलर को बोला भाई मेरे को ऐसी कार चाहिए जो कम से कम 20 का माइलेज देती हो। 20 का माइलेज मतलब 1 लीटर में 20 किलोमीटर जो है वो कार जो है वो चलती हो, मुझे ऐसी कार देना। बायर ने कहा ओके, सॉरी सेलर ने कहा ओके। अब सेलर उसको कारों का जो है वो है ना अनसर्टेन बहुत सारी कार खड़ी हुई है, तो सेलर बायर को बोलता है दिस विल सूट यू, ये आपको सूट करेगी। बायर वो कार खरीद लेता है। सेलर की स्टेटमेंट क्या थी, ये कार आपको सूट करेगी। बायर ने क्या सोच के खरीदा, ये कार कितने का एवरेज देगी। बायर ने वो कार खरीद ली। कार खरीदी 2 4 5 10 दिन 15 दिन। अब गाड़ी ऐसा तो नहीं है कि खरीदते ही पहले दौड़ाने चालू कर देता है लोग, आराम से धीरे धीरे पहले तो एंजॉय करते हैं लोग 2 4 10 दिन 5 दिन, फिर किसी दिन कभी लंबी राइड पे निकले तो पता लगा यार ये तो पेट्रोल पे पेट्रोल मांग रही है, ऐसा क्या हो गया इस गाड़ी में। तो फिर बाद में पता लगता है ये गाड़ी तो 12 का माइलेज देती है। कितने का, 12 का। चाहिए कितने का था, बताओ बायर को सेलर पर। पहले बताओ बात एसेंशियल है या कोलेट्रल। तो सेलर ने अपने द्वारा किए गए कमिटमेंट को ब्रीच किया या नहीं किया। ब्रीच मतलब तोड़ना, बोलो हाँ या ना। जब सेलर ने वो कमिटमेंट ब्रीच कर दिया तो ऐसे में अब बायर उस सेलर के खिलाफ क्या करेगा, तो बायर उस सेलर के खिलाफ एक्शन लेगा, बोलो हाँ या ना। लेगा एक्शन। तो जी वो एक्शन, क्योंकि ये कंडीशन है और सेलर ने ब्रीच कर दिया, ब्रीच ऑफ कंडीशन, तो बायर पे 4 राइट्स होते हैं। 2 तो ओपन राइट, 2 छुपे हुए राइट होते हैं। बुक में ओपन राइट 2 लिखे हुए हैं, वैसे टोटल 4 राइट है। पहले बता देता हूं, बायर क्या करेगा, वो उस सेलर से पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा, रिस्काइंड मतलब कैंसिल करना है, रेपुडिएट भी बोलते हैं इसको। फिर वो क्या करेगा, वो उस गुड्स को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्या करेगा, और वो उस गुड्स को रिटर्न करने के बाद क्या करेगा, वो प्राइस मांगेगा। और प्राइस के बाद जो दिमाग का दही किया है उसका क्या मांगेगा, बोलो ओके। अरे बताओ जी, ठीक है जी। अब इसी के दूसरी साइड अगर मैं चलता हूं, जहां पर सेलर ने बायर को एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट का मतलब एक तरीके से सेलर बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक अनुबंध हुआ है। अनुबंध हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक तरीके से शर्त हुई है सेलर और बायर के बीच में, और सेलर ने जो बात बोली बायर के लिए, वो बात, पहली बात सेलर की जो बात है उसको क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट, और लॉ की नजरों में उसको बोलेंगे स्टिपुलेशन। और बायर के पास जो स्टिपुलेशन पहुंचा, अगर वो एसेंशियल नहीं है, मात्र कोलेट्रल है, क्या है, और सेलर ने ब्रीच कर दिया, तो फिर बायर पर एक अधिकार होता है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, क्योंकि इतना एसेंशियल नहीं था। बोलो मेरे काबिल दोस्तों, कुछ आ रहा है समझ में, क्योंकि इतना एसेंशियल नहीं था। तो फिर क्या ले सकते हैं हम, डैमेज ले सकते हैं। आ गया समझ में, किसी बच्चे को कोई दिक्कत। तो अल्टीमेटली ये चैप्टर का नाम है कंडीशन एंड वारंटी। मैं जो इतनी देर से आपसे बातें कर रहा हूं, यहां पर मैं आपको सिर्फ ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कंडीशन वर्ड का मतलब क्या होता है एंड वारंटी वर्ड का मतलब क्या होता है। क्या आपको इन दोनों वर्ड के मतलब समझ में आते हैं जी। तो आ जाओ जी, फिर हम शुरू कर देंगे, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में यूनिट नंबर 2 नाम है कंडीशन एंड वारंटी। तो बेटा कंडीशन क्या होती है और वारंटी क्या होती है, तो बेटे इसको इस तरीके से लेंगे। कंडीशन जो है वो क्या है,
वो एसेंशियल होती है मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस की बात करते हो तो वहां मेरा कंडीशन क्या होगा, वो एसेंशियल होगा। ऑल वेल। और जहां मैं वारंटी की बात करता हूं तो वो मेरी वारंटी क्या होती है, कोलेट्रल का मतलब होता है क्या, सेकेंडरी। तो यहां पर अगर ब्रीच किया सेलर ने तो फिर बायर पे अधिकार है रेपुडिएट करने का, कैंसिल करने का। और वारंटी में ब्रीच किया तो बायर पर अधिकार है। तो फिर एक वर्ड मैं आपको पहले अंडरस्टैंड करवाता हूं, वर्ड का नाम क्या है, स्टिपुलेशन, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टिपुलेशन वर्ड का मतलब, लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड स्टिपुलेशन। बेटा स्टिपुलेशन मीन्स ए रिप्रेजेंटेशन विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड अफेक्ट। However, every stipulation is not of equal importance. हर स्टेटमेंट आपके लिए बहुत जरूरी, कुछ ज्यादा जरूरी है, कुछ कम जरूरी है। तो ये चैप्टर उसी तरीके से जो है वो बनाया गया। ज्यादा जरूरी है कंडीशन, कम जरूरी है वारंटी। तो कंडीशन मीन्स द मोर सिग्निफिकेंट स्टिपुलेशन कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, and warranty means less significant stipulation which have given the name warranty। बोलो ओके। अरे बताएं, बताते नहीं हो यार तुम लोग। अब कभी कभी स्टिपुलेशन जो है, हम सेक्शन नंबर 10 छोड़कर आए थे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 1 सेक्शन नंबर 10 तक कर कर आए। बोलो, एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टीज, कुछ याद आ रहा है? ठीक है। तो मैंने कहा था मैं आप सभी से पूछूंगा अभी। चलो जेन्युइनली बताना कि कितने बच्चे यूनिट 1 पूरा पढ़कर आए हो। 1 2 3 4 5 6 बच्चे, 7। और ये जो बाकी की फौज बैठी हुई है, ये फौज कब पड़ेगी बेटा, अगले अटेम्प्ट में? मतलब क्या फॉर्मेलिटी कर रहे हो क्या? जब मैंने आपको समय दिया था ना, कितने आपको 2 दिन का समय मिला तो सही, और कितना लोगे, एक ही तो यूनिट है। कितने नहीं करके आए जरा हाथ खड़ा करो फटाफट, जिनको पता था कि पढ़कर आना है। क्यों भाई, क्यों दोस्त? बाकी वैसे वो आता है जो क्लास में सुना है। मेरे को समझ नहीं आ रहा ये ना, गोला गोली मेरे को नहीं आती। हाँ भाई, आपने क्यों नहीं करा? आपने कर लिया? आपने? अच्छा, आपने? हाफ तक हो गया है, हाफ बचा हुआ है। तो थोड़ा सा स्पीड बनाओ। तो ये छोड़ो ना, ये क्या तुम ये एक्सक्यूजेस दे रहे हो उल्टे पुल्टे से, रीड नहीं करा, ये नहीं करा। सीधी सी बात है, करना है। ये नहीं होता थोड़ा सा करा, ज्यादा करा, रीड नहीं करा, ऊपर ऊपर से आता है, ये सब कुछ नहीं होता। पूरा करना है, दैट्स इट। ये भाषा मेरे को समझ नहीं आती। तो प्लीज कर कर आना, मैं पूछने वाला हूँ आप सभी से, ठीक है। बाद में बर्डन हो जाएगा, बैकलॉग हो जाएगा। यूनिट 1 छोड़ोगे 2 पे जाओगे, 1 छूटेगा, 3 पे जाओगे 2 छूटेगा, 4 पर जाओगे। और हाँ, लगेगा सब कुछ आता है, ये भी सुन लो, लगेगा सब कुछ आता है। और जब पेन चलाने की बारी आएगी ना भाई साहब, 4 लाइन नहीं लिखी जाएगी। और फिर बोलोगे ये क्या हो गया, क्लास में तो आ रहा था, समझाया भी बंदे ने सही है, समझ भी लिया मैंने अच्छे से, एग्जाम्पल भी समझ में आ गए। लॉ इज ऑल अबाउट रिवीजन। कुछ नहीं है लॉ में रिवीजन के अलावा। ये समझ में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग ये समझ रहे हो कि मेरे को तो आ गया यार, वाह सीए कितना आसान है। नहीं नहीं नहीं, सीए कंसिस्टेंसी मांग रहा है आपसे, आपके हर प्रोफेशनल कोर्स आपसे कंसिस्टेंसी मांग रहे हैं। तो मैं जब बोल रहा हूं आपको कि आप करके आओ, तो क्यों नहीं करके आ रहे हो? टाइम और वेस्ट कर देते हो 2-4 मिनट समझाने के लिए।
चलो सेक्शन 10 तक यूनिट 1 में पढ़कर आए हैं। यूनिट नंबर 2 में इन्होंने शुरुआत किया सेक्शन नंबर 11, जो कि कहता है स्टिपुलेशन एज टू टाइम। स्टिपुलेशन एज टू टाइम मतलब स्टेटमेंट जो दी जा रही है वो किससे रिलेटेड दी जा रही है? टाइम से रिलेटेड। तो टाइम फॉर पेमेंट, एक बात बताऊं, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में टाइम ऑफ पेमेंट को अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अनलेस अदरवाइज एग्रीड मतलब आपस में सेलर बायर ने कुछ डिसाइड किया है तो वही बात मानी जाएगी। उसके अलावा अगर कहीं कुछ डिसाइड नहीं है तो प्राइस जो है वो कभी भी एसेंशियल नहीं होता। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एसेंशियल क्या होती है? ओनरशिप। क्या होती है? तो प्राइस देखो, टाइम फॉर पेमेंट, प्राइस इन द सेंस टाइम फॉर पेमेंट की बात कर रहा हूं। पेमेंट आप कब करते हो ये बहुत ज्यादा एसेंशियल नहीं होता। जैसे कभी कभी आपने सुना भी होगा, भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सामान भी डिलीवर्ड हो गया, पेमेंट बंदे ने 15 दिन बाद करी, 15वें दिन पेमेंट लेने गया, भाई बस एक चेक आ चुका है, मैंने लगा दिया, 2 दिन बाद ले लियो भाई, 2 दिन एडजस्ट कर लिया, चल यार कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे को पता है ना मेरी पेमेंट आ जाएगी। तो इतना ज्यादा पेमेंट जो है एसेंशियल नहीं होता। तो कहता है अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स अदरवाइज द टाइमिंग ऑफ पेमेंट इज जनरली नॉट कंसीडर क्रिटिकल इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पेमेंट का टाइम जो है इतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यूनिट 1 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन करवाऊंगा, करवाने तो आज थे, तो मैं एक और लास्ट चांस आपको दे रहा हूं, अगली बार से चांस नहीं दूंगा, क्वेश्चन करवाता रहूंगा, फिर आपकी मर्जी है। एक और मौका दे रहा हूं, बस एक बार और। अगली क्लास में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट नंबर 1 के राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द क्लास, वी विल यहाँ पर लिखने वाले हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप में से कितने बच्चे उसको करके आते हैं। देखो मैं कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट देने वाला नहीं हूं कि हर बच्चे को उठाया और बाहर, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। आप कोई 6, 7, 8 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास तक के बच्चे नहीं हो। अभी आपके ऊपर है कि आप लोगों को क्या चाहिए। अगली क्लास मैं यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा यूनिट 1 की। अगर आपको आता होगा तो फिर हो जाएगा, नहीं आता होगा तो फिर आप फिर वही जीवन भर की तरह जो हमेशा हम गिल्ट फील करते हैं वैसे ही करना। अब की बार मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, नेक्स्ट टाइम एक बार और मौका दे रहा हूं, यूनिट 1 कर आना। ओके, दूसरी बात, गुड्स की डिलीवरी। तो डिलीवरी हमेशा विदाउट डिले होनी चाहिए, डिलीवरी विदाउट डिले होनी चाहिए। गुड्स की डिलीवरी, द इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी टाइमिंग डिपेंड अपॉन टर्म्स एग्रीड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। तो डिलीवरी की जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लेस इंपॉर्टेंट है, ये डिपेंड करता है हमारे टर्म्स पे। बोलो हाँ या ना। जैसे कि आपने रात को 9 बजे खाना ऑर्डर किया और खाना सुबह सुबह 9 बजे आए, तो बताओ क्या लगेगा आपको, खाओगे फिर? लेकिन आपने रात को 9 बजे एक टी शर्ट ऑर्डर करी और आपको ऐसा कहीं जाना वाना भी नहीं है अभी अर्जेंट में, तो वो टी शर्ट आपका नेक्स्ट डे का या उससे नेक्स्ट डे आया, मतलब उसने बोला कल सुबह आ जाएगा, लेकिन सुबह की जगह दोपहर आ गया या शाम आ गया, बताओ क्या करोगे? चलेगा ना मामला? आप सबके इंस्टीट्यूट ने मान लो आपसे प्रॉमिस किया आपको 1 हफ्ते में बुक मिल जाएगी और वो बुक डिले 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन बाद आई, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि उसका एक पीडीएफ वर्जन इंटरनेट पे अवेलेबल है या नहीं, है ना? तो गुड्स की डिलीवरी बहुत ज्यादा एसेंशियल है या नहीं है, वो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। 2 बातें हो गई, पेमेंट ऑफ प्राइस, टाइम फॉर पेमेंट, सॉरी। तो टाइम फॉर पेमेंट जनरली एसेंशियल नहीं होता अनलेस दोनों पार्टी में ने आपस में कुछ डिसाइड किया हो। बोलो ओके। और दूसरी बात, डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स वैसे तो विदाउट डिले ही आपको करनी है,
डिलीवरी ऑफ गुड्स आपको क्या करनी है? विदाउट डिले। लेकिन डिलीवरी कितनी इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स पे डिपेंड करता है। कभी कभी आपने देखा होगा न्यूज में चल रहा है कि भाई पुणे से एक हार्ट जो है वो मुंबई पहुंचा कुछ ही घंटों पर, एक बार की बात है। इसमें एक मूवी भी आई हुई है मनोज वाजपेयी की, हार्ट, दिल, धड़कता हुआ दिल एक बॉडी से निकाला और उसको मुंबई में ट्रांसप्लांट किया किसी और की बॉडी में। तो कुछ घंटे तक वो एक्टिव रहता है और उतनी सी देर में वो डिलीवरी जो है वो कर दी गई। वहां पर बहुत एसेंशियल था। मैं ये नहीं कह रहा वो गुड्स है, मैं आपको सिचुएशन समझा रहा हूं। तो ये एसेंशियल्स ऑफ द डिलीवरी इज टोटली डिपेंड अपॉन पार्टीज जो है वो आपस में क्या डिसाइड करती है। कुछ भी डिसाइड नहीं करा, आप ये मान लो डिलीवरी जो है विदाउट डिले होनी है। अगर डिले करोगे तो डैमेज देना पड़ेगा आपको, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात, प्राइस फिक्सिंग। तो प्राइस हम कैसे फिक्स करें? क्या मैं आपको यूनिट 1 में पढ़ा चुका हूं? बताओ, सेक्शन 9 यूनिट 1, प्राइस कैसे फिक्स होता है? जब आपस में फिक्स कर लेते हैं या कोई थर्ड पार्टी से करवाते हैं या कोई परंपरा, कोई कस्टम, पास्ट बिहेवियर के अकॉर्डिंगली हम लोग प्राइस फिक्स करते हैं। यहां पर सेम है। टाइम ऑफ डिलीवरी, यूजली टाइमिंग ऑफ डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में क्रूशियल होती है। मैंने आपको बताया कि 2 महीने में मैं ये काम कर दूंगा, तो 2 महीने में आप भी एक्सपेक्ट करोगे कि मैं ये काम कर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा होता है तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऊपर नीचे का बंदा चलता है, वो भी हर जगह पे नहीं, है ना जी। जैसे एयर इंडिया की फ्लाइट आपने 10 बजे सुबह की बुक करी, अब वो आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए शाम, अनलेस की कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, अब वो 4 बजे चल रही है, मूड खराब नहीं होगा? आपकी 1 बजे की मीटिंग थी मुंबई में और वापसी की 2:30 बजे की फ्लाइट थी, सारा हो गया ना चौपट। तो भाई टाइमिंग बहुत क्रूशियल होती है। ऑल वेल, तो इंट्रोडक्शन देते हैं कंडीशन एंड वारंटी से। जो जो मैंने आपको बताया वो सब लैंग्वेज में आपके इंस्टीट्यूट की बुक ने लिखा हुआ है और उसको मैंने यहां पर लिखा हुआ है। At the time of selling the goods, a seller usually makes certain statements or representation with a view to induce the intending buyer to purchase the goods। बोलो हाँ या ना? आपको आकर्षित करने के लिए कुछ स्टेटमेंट दी जाती है या नहीं? जैसे टाइड, चौंक गए क्या? सर्फ एक्सल, दाग अच्छे हैं, है भाई? या कोई भी आपको कोई बेच रहा है सामान तो कुछ स्टेटमेंट दे रहा होता है। Such representation are generally about the nature and quality of the about the goods, about their fitness for buy purpose। आपको उसकी क्वालिटी बताएंगे। सर ये कैमरा ले लो, ये इतने मेगापिक्सल का है, आपको मतलब आप अच्छी अच्छी तस्वीरें इससे ले सकते हो। सर ये फोन ले लो, इसमें ये क्वालिटी है। सर ये आप म्यूजिक सिस्टम ले लो, आप जब सॉन्ग सुन रहे होगे तो आपके दिमाग में जो है वो होता नहीं, कुछ चाइना के स्पीकर सर दर्द कर देते हैं, तो ये वाला नहीं करेगा। टाइप कुछ सोनी का, ऐसी कंपनी का, तो वो कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो व्हेन दीज स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अगर वो स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं है तो वो रेलेवेंट नहीं है एंड उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट है और बायर ने उस पर भरोसा कर लिया तो फिर वो रेलेवेंट है। बोलो ओके। सेलर आपको, देखो ये है ना, आप बहुत यूज टू हो इन चीजों के, आप कोई ना कोई सामान खरीदने यूजली जाते रहते हो मार्केट, मम्मी पापा के साथ भी जाते होगे। कोई फ्रिज खरीदने चले गए, एयर कंडीशन लेने गए, खासकर टीवी लेने गए, तो वहां पर एक सेलर बायर को मल्टीपल तरीकों की चीजें बताता है। बोलो हाँ या ना? जैसे मैं एसी लेकर आया था तो उन्होंने कहा कि सर ये आपका एसी में 0.8 टन से लेकर 2 टन तक चेंज हो जाएगा, आप इसके मोड को चेंज कर सकते हो। तो जब मान लो घर में कोई फंक्शन किया, थोड़े दिन पहले किया था, मई में 24 को,
फंक्शन किया तो लोग ज्यादा हो गए, तो उसमें मैंने उस एयर कंडीशन के रिमोट से एसी को 2 टन पर कर दिया, बिल्कुल घर चिल्ड हो गया। वो 1-1.5 टन पे काम ही नहीं कर रहा था क्योंकि लोग ज्यादा थे। और वहीं जब मैं और मेरी वाइफ होते हैं तो मैं उसको 0.8 या 1 टन पे भी कर देता हूँ। तो उससे क्या रहता है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम होता है और बैलेंस भी बना रहता है। तो मेरे लिए वो जो उसने स्टेटमेंट सेलर ने दिए वो एसेंशियल है या नहीं है? मैं बताऊं, मेरे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल नहीं, मैं उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो चीज एसेंशियल, मैंने उसका एक ही दिन यूज किया उसी दिन, वो भी मेरे को बताया गया, अबे अच्छा हाँ ये भी तो था, चल करो। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। अल्टीमेटली मैं आपको ये समझा रहा हूं कि सेलर बायर को सेल करने के लिए कुछ बातें बोलता है। अब वो कुछ भी ना बोल दे, अब वो कुछ भी ना बोल दे, उसके लिए ये वाला टॉपिक आया हुआ है। पता है ना आपको, सेलर कुछ भी बोल के आपको चीजें बेच देते हैं। आप क्या करते हो, आप रिलाई तो करते हो ना सेलर पर, भरोसा ही तो करते हो ना। और बाद में वो चीज जो है वो पूरी नहीं हो रही जो सेलर ने बोली थी, आप क्या करोगे? उसका कोई लीगल इफेक्ट होगा तभी तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा। तो यस, उसका लीगल इफेक्ट है क्योंकि वो आपके लिए रेलेवेंट है। समझ गए? जैसे आप सभी लोग शैम्पू खरीदते हो, क्यों खरीदते हो शैम्पू? कितने लोग हैं जो शैम्पू यूज करते हैं? तो क्या बात कर रहे हो, सभी करते हैं। अच्छा, आप एक दिन ऐसा हो कि आपने शैम्पू लगाया और बाल ऐसे किए और बाल सब हाथ में, इमेजिन करा? इमेजिन आपकी दुनिया नहीं पलट जाएगी कुछ सेकंडों के, कुछ मिनटों के हिसाब से? बोलो हाँ या ना। और आपने रिलाई किसके ऊपर किया है? उस शैम्पू की कंपनी के ऊपर। और उसने कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें बोली, एंटी डेंड्रफ, आपके बाल जो है वो ऐसे ऐसे लहराने लगेंगे, है ना? तो बताओ ये आपके लिए एसेंशियल है या कोलेट्रल? सर दंगे हो जाएंगे। तो तू कर ले बेटे बात। चल ठीक है, तू ना एक इच गार्ड खरीद। तेरे को हर जो 15 मिनट में खुजलियां होती है ना, कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो तुझे बगल वाले से डिस्कस करना है। तो तुम दोनों का रिलेशन क्या है आपस में? क्यों बैठते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। और वेल, समझ में आया? पहले ये बताओ, आप सबको ये आ रहा है समझ? बेटे आ रहा है? क्लियर है? टॉपिक आ रहा है समझ में? अल्टीमेटली मेरे को आपके दिमाग में ये फिट करना है दैट कि सेलर बायर को कुछ ना कुछ तो बोलता है जब वो बेच रहा होता है। और जो सेलर बायर को बोलता है उसको स्टिपुलेशन कहते हैं। वो स्टिपुलेशन बायर के लिए बहुत जरूरी है तो कंडीशन है, और जरूरी नहीं है कोलेटरल है तो वारंटी है। और इन केस वेयर सेलर ब्रीच द कंडीशन, ब्रीच द व्हाट कंडीशन, देन बायर हैज 4 राइट, 4 राइट। राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, और इसके अंदर भी कुछ छुपा हुआ है, रेपुडिएट करेगा तो वो गुड्स को रिटर्न करेगा, एंड प्राइज लेगा, एंड डैमेज लेगा। तो अल्टीमेटली 4 अधिकार होते हैं टोटल, लॉ जो बोलता है। वारंटी है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है ना जी? तो वो आपका क्या होता है, वहां आप सिर्फ डैमेज ले सकते हो। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं कंडीशन एंड वारंटी सेक्शन नंबर 12 से। तो a stipulation in a contract of sale with reference to goods which are subject matter thereof may be condition or may be warranty। कंडीशन होगा तो क्या होगा? एसेंशियल होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया सेम एग्जांपल यहाँ है। मेरे को 20 किलोमीटर का माइलेज चाहिए था गाड़ी का, और सामने वाले ने मेरे को कितने का दे दिया? मेरे लिए बहुत बहुत एसेंशियल है। तो बायर सेलर से फिर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर लेगा। अब वारंटी, वारंटी में क्या होता है?
सेलर बायर को जो बात बोलता है बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोलेट्रल होता है, और सेलर ने अगर उसी कोलेट्रल को ब्रीच कर दिया तो वो क्या ले सकता है, ब्रीच करने पर डैमेज ले सकता है। ऑल वेल, आगे बढ़ता हूं। अब जरा वारंटी का भी एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। कंडीशन का तो मैंने दे दिया, वारंटी का बहुत अच्छा एग्जांपल है। राम कंसल्ट श्याम, ए मोटर कार डीलर, फॉर अ कार सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पस। फॉर विच पर्पस? टू प्रमोट द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट। भाई मुझे मेरे प्रोडक्ट को सेल करना है, मुझे ऐसी कार दो जो टूरिंग पर्पस के लिए अच्छी हो। श्याम सजेस्ट मारुति एंड राम अकॉर्डिंगली बाइज इट फ्रॉम श्याम। द कार टर्न्स आउट टू बी अनफिट फॉर टूरिंग पर्पस। Here the term that the car should be suitable for touring purpose is a what? अच्छा, एक कंडीशन का एग्जाम्पल इज ए, और बिल्कुल सही है। देखो, बायर ने सेलर से सिर्फ टूरिंग पर्पस के लिए कार मांगी, तो बायर को कुछ और नहीं चाहिए क्योंकि उसको टूर करना है, और सेलर ने बोला भाई ये मारुति ले लो। तो देखो इस एग्जाम्पल से मारुति की धज्जियां भी उड़ा रहा है कि मारुति की गाड़ी टूरिंग पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से कामयाब। आप कभी भी कोई फिल्म देखना तो फिल्मों में पहाड़ वहाड़ ऐसी जगहों पर जो टूरिंग पर्पस होता है वहां पर उनकी जो कार्स होती है वो कैसी होती है, जैसे जिप्सी टाइप, या वो आजकल वो चल रही है गुंडो वाली थार। देखा, मैंने बस गुंडो वाली बोला है और कुछ नहीं बोला, मैंने नाम आपने लिया, थार, या दूसरी बड़ी गाड़ियां जो टूरिंग पर्पस के लिए कामयाब है, स्कॉर्पियो। आप मारुति 800 को ले जाओ टूरिंग पर्पस के लिए, मनाली छोड़ो, शिमला की पहली चढ़ाई आएगी तो वो आगे नहीं पीछे जा रही होगी गाड़ी, है ना जी। उसमें इतनी हिम्मत, उसका इंजन इतना हैवी होता ही नहीं है, इंजन के ऊपर बात होती है ना पूरी। तो ठीक है, तो इट इज सो वाइटल दैट इट्स नॉन फुलफिलमेंट डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ विच राम परचेज द कार। राम इज देयरफॉर एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द कार एंड हैव रिफंड ऑफ प्राइस बिकॉज दिस इज व्हाट, ब्रीच ऑफ कंडीशन। अब देखो जरा, वारंटी का एग्जांपल, उसी राम भाई ने, राम बाइज ए न्यू मारुति कार विद ए 1 ईयर वारंटी अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में कोई भी दिक्कत होती है 1 साल की क्या ली जाएगी, वारंटी। 6 महीने बाद, 6 मंथ्स लेटर, द हॉर्न स्टॉप्स वर्किंग। उसी गाड़ी का हॉर्न ने क्या कर दिया, काम करना बंद कर। राम कैन नॉट, अब क्या करोगे, अगर हॉर्न बंद हो जाएगा तो मैं गाड़ी वापस दे दूंगा, अब गाड़ी अब बेइज्जती करवा दी। अरे वो हॉर्न सही करा के देगा। तो राम कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन हैव द हॉर्न रिपेयर्ड और रिप्लेस अंडर द वारंटी। ही कैन ऑल्सो क्लेम डैमेज अगर उसको कोई लॉस हुआ। वो गाड़ी चला रहा था, सामने कोई जा रहा था, मतलब उसको लगा हॉर्न मारूंगा तो साइड हो जाएगा, तो उसने हॉर्न मारा, वो उस बंदे को भी ले गया गाड़ी के साथ। तो ये जो उसको पेनल्टी वेनल्टी देनी पड़ी, जो भी लॉस हुआ है, वो उस लॉस के लिए। ऑल वेल, बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? ठीक। तो कंडीशन और वारंटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको डिफरेंस बताने से पहले आपसे एक बात शेयर करता हूं या आपसे पूछता हूं। बेटा यहां तक आ रहा है समझ में? अगर आप इस तरीके से भी पढ़ते हो ना, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, अगर तरीके से पढ़ते हो, इसी तरीके से सेम स्टेप फॉलो करते हो, आप प्रॉपरली एग्जामिनेशन ला सकते हो अपने एग्जाम में। बट उसके लिए आप राइटिंग प्रैक्टिस साथ में करते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर बुक्स की पूरी लैंग्वेज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना जी। और अपनी कमियों को छोड़ दो, कितना मोटिवेट किया जाए, खुद से सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और कितना दूसरों से सुनोगे कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ लो ना भाई। 12th तक तुम लोग अगर गलत फहमी में जी रहे हो, तुमने पढ़ाई नहीं करी है,
वहां तो एक फॉर्मेलिटी है कि तुम्हें सुबह उठना ही था और जाना ही था, और वो भी हमें पता है तुम लोग कितना स्कूल जाते थे। आधी तो वो छुट्टियां कर देते हैं, आधी आप की हो जाती है। सर यहां पर आप अपने नेचर को बदल दो, समझ रहे हो बात को? कंडीशन और वारंटी के बीच में डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस तो आपको पता है कि कंडीशन में जो सेलर बायर को स्टेटमेंट देता है, वो स्टेटमेंट बायर के लिए क्या होता है? यहां तक ओके? और अगर बात वारंटी की आप कर रहे हो, तो वारंटी में जब कोई स्टेटमेंट सेलर बायर को देता है तो वो स्टेटमेंट क्या होती है? बस, क्लियर है? एक बात बताओ, अगर सेलर ने कंडीशन ब्रीच कर दी तो बायर पे कितने अधिकार? चार। चार कौन कौन से? रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न द गुड्स, क्लेम फॉर प्राइस, क्लेम फॉर डैमेज। और वारंटी में कभी देखा है सड़क पर कोई एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी ने बहुत तेज टक्कर मार दी, तो जिस गाड़ी में टक्कर लगी वो उतरा, उसने अपनी गाड़ी की हालात देखे, और जिसने मारी उसको बोला जा। होता है ऐसा? होता है? नहीं होता है, कई बार होता है। होता है, यस होता है। होता क्या है, मेरे साथ हुआ है, मैं हैदराबाद में था और मैं जिसके पास गया था मैंने उनकी स्कूटी ली, ठीक है, और ऐसे ही चला गया, निकल गए लोकली, तो एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट थी, उसमें दे के मारी बढ़िया से, और वो खड़ी गाड़ी, ये भी नहीं कि उसने कोई कर्मकांड किया हो, इधर लेफ्ट राइट चला रहा हो, और बढ़िया सी दे के मारी। अब मतलब सड़कों का अंदाजा तो नहीं था, बिल्कुल 90 डिग्री की सड़क थी वो, सीधा जाके ऐसे मुड़ना था। मैंने कहा ऐसी सड़क पर तो दम। तो कुछ ज्यादा मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, स्कूटी को आगे से पहिया हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उसका जो पिछला हिस्सा गाड़ी का वो हो गया, अंदर की तरफ चला गया। तो अंदर से उतरा कोई अन्ना था साउथ का, चलाना नहीं आता, करना ही, सीख लो ना। बस कुछ नहीं, चला गया मैं। लेकिन अगर वो चाहता तो वो अपनी गाड़ी रिपेयर मुझसे करवाता, और तुरंत उसको पता लग जाता ना दिल्ली वाला है, भाई तो बैठा रहता अंदर गाड़ी में, बैठ जा बेटे अंदर आ तू वाले। दिल्ली में बहुत बोलते हो तुम लोग सालो, यही शब्द का यूज करते हो ना जो मैंने अभी बोला। लेकिन बंदे ने मुझे कुछ नहीं बोला, कह रहा जा। क्यों कह रहा हूं ये बात मैं आपको? कंडीशन में कितने अधिकार हैं? क्या बंदा जरूरी है चारों अधिकारों का यूज करे? तो कई बायर ऐसे भी होते हैं वो सिर्फ डैमेज ले लेते हैं, मतलब कंडीशन को वारंटी भी ट्रीट किया जा सकता है, बोलो हाँ या ना? क्या वारंटी को कंडीशन ट्रीट कर सकते हो? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। एक अधिकार है, चार मांग रहे हो। हाँ चार है तो तीन छोड़ दो, लेकिन एक है और तीन और चाहिए, छोटे बच्चे हो क्या? ऑल वेल, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, तो देखो जी, सबसे पहला मीनिंग क्या है? कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसी स्टिपुलेशन है जो एसेंशियल है, एंड वारंटी इज अ स्टिपुलेशन विच इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल, राइट इन केस ऑफ ब्रीच, तो एग्रीव्ड पार्टी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम डैमेज और बोथ। तो मैंने कहा था ना दो चीजें दिखेंगी, दो अंदरूनी होंगी। देखो चार पूरे अधिकार है, एक तो कैंसिल, और एक है रिटर्न द गुड्स, क्लेम फॉर प्राइस, और चौथा क्या है? ये प्राइस वाला ऊपर पड़ा होगा आपने, तो ये सारे एक साथ नहीं लिखते, लेकिन आप चाहो तो सारे पेपर में एक साथ लिख सकते हो, बट एटलीस्ट ये तो लिख ही लेना, क्योंकि कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये इंप्लाइड है ऑटोमेटिकली दैट कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल का मतलब आपको गुड्स वापस देके प्राइस लेना है, तो वो दो चीजें इंप्लाइड है, बोलो ओके?
द एग्रीव पार्टी कैन क्लेम ओनली कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन। ए ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या आप ब्रीच ऑफ वारंटी बोल सकते हो? क्या ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, तो कब कंडीशन को वारंटी मानेंगे? यह इसको मैंने लिखा हुआ है, थी तो कंडीशन, पर अब क्या मानेंगे? कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का राइट गया, अब बस हिंदी आती है क्या? समझ में आ गया? तो सेक्शन नंबर 13 बताता है कि कब आप ब्रीच ऑफ कंडीशन का राइट आपके पास नहीं होगा। जब आपने क्या कर दिया, बायर ने क्या कर दिया, वेव कर दिया। वेव मतलब वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से आपको जाना है, छोड़ जा, होता रहता है जीवन में, इंसानियत नाम की भी चीज होती है, इट्स फाइन। नहीं आया समझ? बायर ने बोला कोई बात नहीं, मैं अपने 4 अधिकार तुझसे नहीं ले रहा हूं, ठीक है। Where the buyer elect to treat the breach of condition as one of the warranty, that is to say he may claim only instead of cancelling the contract. Here the buyer has not waived the condition but decided to treat as, एक तो देखो वॉलेंट्री छोड़ दिया, जा सकना तुझे बुला दिया, ऑल वेल, यहां तक ओके। और एक दूसरी साइड ब्लॉक कर दिया, दूसरी साइड आपका क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ डैमेज लिया आपसे, ओनली डैमेज। मेरे गिफ्ट वापस कर दो। मोहब्बत की लड़ाई का सबसे पहला बदला यही होता है, मेरे गिफ्ट वापस कर दो। ठीक है जी, आगे बढ़े क्या? तो यहां देखना एग्जाम्पल नंबर 3। तो ए अग्रीज टू सप्लाई बी 10 बैग्स ऑफ फर्स्ट क्वालिटी शुगर, नंबर 1 क्वालिटी शुगर एट ₹625 पर बैग, बट सप्लाईज ओनली सेकंड क्वालिटी शुगर। फर्स्ट मांगे थे और कौन से सप्लाई करे, और जिसका प्राइस था 600 रुपए। बताओ ब्रीच ऑफ कंडीशन है वारंटी? काहे की वारंटी? तुम 5 स्टार में तुम्हें ये रेडी के छोले कुलचे खिला दे तो तुम ओके बोलोगे? जल्दी बताओ तुम सब। जब बोल के बोला है फर्स्ट क्वालिटी, तो क्यों मैं सेकंड क्वालिटी लूं? मैंने एप्पल खरीदा सालो, तुमने मेरे को कटा हुआ आम दे दिया कि ले जा भाई, हैं? नहीं आया समझ? चल, there is an breach of condition and the buyer can reject the good but if the buyer so select। अब देखो यहां पर ना काजल का अपना ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी सही है। शायद अब काजल या कोई भी या मैं सोच रहा हूँ चल यार कोई बात नहीं, छोड़ना, फर्स्ट क्वालिटी मंगाया था, सेकंड क्वालिटी भी हम खा ही लेते हैं, हम बाहर इतनी चीजें खाते हैं, उसमें थर्ड क्वालिटी भी होती है, तो सेकंड आ भी गया तो क्या दिक्कत है, छोड़ कोई बात नहीं, आने दे। लेकिन यार मंगाया तो फर्स्ट था मैंने और दे दिया इसने सेकंड, उससे क्या लिया जाएगा बोलो? तो इट इज ब्रीच ऑफ वारंटी। हाँ, वो डैमेज ले लेगा 25 रुपए का, कि पेमेंट मैंने कितने की करी है और तूने कितने का माल दिया, चलो बेटा 25 रुपए पर केजी दे दो। लेकिन ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं 25 रुपए लूं या प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके पूरा सामान वापस करूं, पूरा पैसा लूं प्लस डैमेज लूं। कि मेरे बड़े भाई की शादी थी, तो शादी में मेरे को जलेबी और वो बनाना था, रबड़ी जलेबी, उसी की चीनी थी, मंगाई थी मैंने तुझसे, तूने दी नहीं, कहीं और मिली नहीं, शादी टूट गई, इधर आ तू, आ जाओ आगे। अब सी पॉइंट देखो, where the contract is non-severable and the buyer has accepted either the whole goods or any part thereof। तो देखना क्या हुआ, if basmati rice and lower quality rice mixed together the contract becomes non। क्या हुआ कि 100 किलो बासमती चावल आपने मंगाए तो 80 किलो तो बढ़िया वाले दे दिए और 20 उसमें लोअर क्वालिटी के मिक्स करके भेज दिए मैंने,
होता है, ये काम भी बहुत होता है। तो यहाँ गुड्स क्या है मेरा, नॉन सेवरेबल है। अलग कर सकते हो, खराब क्वालिटी के चावल, है कोई मशीन ऐसी, आ गया समझ में। और बायर ने एक्सेप्ट भी कर लिए, बायर 4 दिन से पुलाव खा रहा है, इट मीन्स व्हाट, उसने एक्सेप्ट कर ली, तो बस ठीक है, वो वॉलेंट्री वेव ऑफ कर रहा है। हाँ वो डैमेज ले सकता है अपना। चलो, and the where the fulfillment of any condition or warranty is excused by law by reason of impossibility, या वो कंडीशन पूरी इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि कुछ इम्पॉसिबिलिटीज हो गई थी, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज। जैसे अब ये जून का महीना, आज क्या तारीख है, 20 जून, तो दिल्ली में परसों मानसून आ जाएगा 22 जून को, न्यूज वाले ऐसा बता रहे। तो दिल्ली में आएगा, अब 1-2 दिन देखना, कभी भी जुलाई फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक देना, 2-3 दिन ऐसी झमाझम बारिश होगी कि अभी पिछले साल तो हमारे यहाँ पर भी, मुझे याद है, यहाँ तक कितना इतना पानी था, याद है आपको। हाँ, और पूरा ये पूरा पैक, पूरा ये एरिया ही पैक हो गया था, इतनी बारिश हुई थी। जो आगे थे उनको पढ़ाया, जो नहीं आए वो नहीं आए, मतलब क्लास तो हो ही नहीं थी, बट पूरी तरीके से नहीं हो पाई, शाम वाली कैंसिल हो गई टाइप ऐसा कुछ। तो वो इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है। वहां पर किसी बच्चे का कल अगले सुबह पेपर ही था, वो भी क्या ही करेगा, क्या कर सकते हैं बताओ, समझ गए बात को। तो दिस इज व्हाट, तो वेवर, तो वेवर ऑफ कंडीशन में दो बातें हैं, एक तो वॉलेंट्री वेव किया है, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, और एक कंपलसरी वेवर हो गया। कंपलसरी वेवर सी और डी पॉइंट में था, एक जब हम उसको सेवर मतलब अलग नहीं कर सकते बासमती चावल वाला, और दूसरा जब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होगी, 2 पॉइंट ओके। और ऑप्शनल वेवर में मैंने खुद ही इलेक्ट करा कंडीशन को एज वारंटी, मतलब मैं मेरी इच्छा से जो है आपको छोड़ रहा हूं, बोलो ओके, अरे बता दो, क्लियर है जी, ओके। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आप सभी पढ़ रहे हो, सेक्शन नंबर 1 से लेकर 64 तक हम यहां पर पढ़ेंगे, कितने तक, 64, सेक्शन 1 टू सेक्शन 64। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, एक बार रिवाइज करवा देता हूं फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे सभी के सभी। मैंने आपके लिए यूनिट नंबर 2 शुरू किया, यूनिट का नाम क्या है, कंडीशन एंड वारंटी। वहां पर मैंने सबसे पहले एक बात बताई, वाइल सेलिंग या वाइल बाइंग, सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, while selling seller always gives some statement to the buyer, the word statement is called stipulation in the eyes of law. The stipulation given by seller to the buyer may be essential and may be collateral. In case of essential, called condition, in case of collateral, called warranty. In case where seller breach the conditions, then buyer has right to cancel the contract, return the goods, claim for price, claim for damage, all well. दूसरी तरफ, where seller gave stipulation which were collateral and seller breach, this is called warranty, and seller breached the warranty, then buyer has right to claim, all well. सेक्शन 11 से शुरुआत हुई है इस चैप्टर की, जो ये कहता है स्टिपुलेशन एज टू प्राइस, प्राइस का, और पहली बात टाइम फॉर प्राइस अनलेस अदरवाइज एग्रीड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। गुड्स की डिलीवरी जनरली टाइम पर होनी चाहिए, वरना वो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन भी होता है, ठीक है। डन है। प्राइस कौन फिक्स करेगा, तो वो सेक्शन 10 ने हमें पहले ही सिखा के भेजा हुआ है। फिर हमने बात करी कंडीशन एंड वारंटी में सेक्शन नंबर 12 की, सेक्शन 12 में मेरे को उनने कंडीशन भी समझा दिया और वारंटी भी समझा दिया। सेक्शन 12 में एक बहुत बढ़िया बात समझाई
कि क्या एक आप जो अभी टॉपिक पढ़कर आए हो ना वेवर वाला, कंडीशन इज ट्रीटेड एज वारंटी, पेपर में सटीक क्वेश्चन ये वाला कई बार पूछा गया। तो 4 सिचुएशन में कंडीशन क्या बन जाती है, वारंटी, सेक्शन 12। ऑल वेल, तो वो 4 में 2 सिचुएशन ए और बी वॉलेंट्री छोड़ रहा हूं, सी और डी कंपलसरी छोड़ना ही छोड़ना है। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, सी में सेवर नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, डी में इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, बताओ बच्चों, पक्की बात है, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 14 से लेकर 17 तक अगर 10 बार पेपर में क्वेश्चन आया है ना, तो 9 बार यहां से आया है, जो अब बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 14 से 17 तक पहले मैं अपने स्टाइल में आपको वर्बली समझा दूं, ध्यान से सुनना सबके सब। मेरे बच्चे, कंडीशन 2 तरीकों की होती है। पहले को आप कहते हो एक्सप्रेस कंडीशन, एक को कहते हो आप इम्प्लाइड कंडीशन। वारंटी की बात अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, पहले हम बात करते हैं किसकी, कंडीशन की। एक होता है एक्सप्रेस कंडीशन और एक होता है मेरा क्या, इम्प्लाइड कंडीशन। एक्सप्रेस कंडीशन मींस व्हाट, बताओगे कोई, चलो बताओ, मुझे पानी पीने का वक्त चाहिए। एनीथिंग एक्सप्रेसली एग्रीड बिटवीन सेलर एंड बायर। तो कितने टाइप का हो सकता है एक्सप्रेस कंडीशन, सर मिलियंस टाइप का, मिलियन नंबर ऑफ टाइम्स का हो सकता है नहीं। कुछ भी सेलर बायर को बोलेंगे, सर्फ एक्सल कह रहा है दाग अच्छे हैं, टाइड कह रहा है चौक गए क्या, ये सब एक्सप्रेस ही तो है। सर आपको ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, क्या है ये सब, क्या सबको कॉपी किताब में लिख सकते हो, क्या लॉ में सबको लिख सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्सप्रेस कंडीशन मींस एनीथिंग एग्रीड बिटवीन सेलर एंड बायर। सिचुएशन के हिसाब से देख लेंगे, बायर के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो एसेंशियल है, नहीं होगा तो कोलेटरल है, वारंटी है। तो सिलेबस में ही नहीं है एक्सप्रेस, बस इतना बता रखा है कि एक्सप्रेस नाम की भी एक चीज होती है, एक्सप्रेस कंडीशन, है ना। हमें जो पढ़ना है सिलेबस में यही 10 में से 9 बार यही यही पेपर में आ रहा है। आईसीएआई का फेवरेट क्वेश्चन, इम्प्लाइड कंडीशन। इम्प्लाइड मींस व्हाट, इम्पोज्ड बाय लॉ, जहां पर बायर और सेलर के बीच में कोई वार्तालाप नहीं होगी, जहां पर बायर और सेलर के बीच में कोई वार्तालाप नहीं होगी, ऑटोमेटिकली इंप्लाइड होगा, सेलर अज्यूम करेगा। ऑल वेल, चलो जी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। अभी रिसेंट में कोई मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, एसी कुछ परचेज करने गया था कोई, कल परसों भी पूछा था मैंने, वो तो फ्रिज ले आया। अभी तुम में से कोई कुछ लाया है, यार लाते हो बताते नहीं हो, ऐसा तो नहीं है यार ये फिर से कोई डायलॉग मार देगा भाई, मैं नहीं, मैं तो सिर्फ, अरे नहीं मैं एग्जांपल, अच्छा ठीक है नहीं बोलूंगा कुछ। लाए हो, क्या लाए बेटे, एक, हेलो, नमस्कार सर, सर मैं ना आधे घंटे बाद बात कर पाऊंगा, आधे, रेडी है रेडी है रेडी है। आपने मुझे 12:30 बजे कॉल कर लीजिए, 12:30 से लेके 2 बजे तक मैं फ्री हूँ पूरा। डन सर, डन 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 डन। हाँ जी सर, बेटे क्या लाए थे, एयर कंडीशन, अमीर है देख लो भाई, एयर कंडीशन लेकर आए। वैसे एसी पे 28% जीएसटी लगता है ना, और हाँ 28%, और एसी आजकल नेसेसिटीज है, आई थिंक इसको ये रेट कम करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। तो एसी आप लेने गए थे खुद मम्मी पापा के साथ, नहीं, चलो मम्मी पापा जब गए होंगे तो कभी फोन लेने गए हो, सब लोग गए हो फोन लेने, मोबाइल लेने, ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो वही बात होगी, सांस लिए क्या, यस, गए हो। नया फोन लेने गए हो कभी, नया फोन, चोरी वाला नहीं, नया फोन, ठीक है।
तो नया फोन शोरूम में लेने गए, क्या सेलर से कभी ये क्वेश्चन किया भाई चोरी का तो नहीं है? बताओ, तुम में से है कोई यूनिक बंदा जिसने ये काम किया हो? करते हो? ये इम्प्लाइड कंडीशन है। बायर ऑलवेज अज्यूम करेगा दैट सेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स। अब आप खरीद के आ गए, पता लगा चोरी का था, आपकी क्या गलती? बोलो, कोई गलती है आपकी? कोई गलती नहीं है आपकी। समझ गए बात को? क्लियर है? तो ऐसे में आपको 7 इम्प्लाइड कंडीशन बताने वाला हूं जहां हर जगह पर आप अज्यूम करोगे एज बायर। तो सबसे बढ़िया अजम्पशन है दैट while buying the goods you always assume that seller is the owner of the goods। और सेलर ओनर नहीं हुआ, आप गुड्स लेकर आ गए और कल को आपके साथ में कोई दिक्कत हो गई तो फिर क्या होगा? देन सेलर विल बी लाइबल। और ये खुद ही सोचो, आपके ऊपर चोरी का धब्बा लग रहा है। चलो, है कोई आप में से कभी किसी ने बोला है आपको चोर? मैं आपके भाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बोलते रहते भाई बहन आपस में। मतलब आउटसाइड द वर्ल्ड में कोई आपको, जैसे मैं ही बोल दूं आप में से किसी को, देखो आप मेरी सारी बातें बर्दाश्त कर सकते हो, मेरा डांटना वो भी बर्दाश्त कर लोगे, मजाक वो भी कर लोगे, लेकिन मैं आपको सीरियसली चोर बोल दूं और आप नहीं हो, आप वो बर्दाश्त नहीं करोगे। वो तो फिर कोई भी बोल दे, फिर माँ बाप भी बोलेंगे ना तो वहां भी हम खड़े हो जाते, मैंने चोरी की नहीं। जब नहीं करी तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये सीरियस आपके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है। तो अब आप बायर जो है, जिसको या तो चोर बोला गया या उसके उसने जो गुड्स लिया वो गलत हाथों से उसके पास पहुंचा और इनोसेंट था, तो ऐसे में उसके पास कितने अधिकार है? 4 अधिकार। ऑल वेल, बोलो। 4 वही वाले ब्रीच ऑफ कंडीशन वाले। तो ऐसे में आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा, 7 पॉइंट बताऊंगा। कंडीशन एज टू टाइटल, सैंपल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स, और मर्चेंटेबिलिटी और होलसमनेस ऑफ ईटेबल गुड्स। 7 पॉइंट बताने वाला हूँ। 7 ही नंबर का आता है पेपर में। ठीक है, चलो। तो कंडीशन में भी इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो हम लोग एक्सप्रेस मतलब विच आर एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। और इम्प्लाइड कंडीशन में क्या होता है? इम्प्लाइड कंडीशंस आर इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। Those which are presumed by law to be present in the contract, it should be noted that an implied condition may be negated or waived by an express। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ इम्प्लाइड कंडीशन को वेव कर सकता हूं। जैसे कि आपको मैं 7 पॉइंट बताऊंगा। दूसरा पॉइंट है कंडीशन एज टू सैंपल। तो मान लो ये इम्प्लाइड कंडीशन है, अगर मैंने आपको सैंपल जैसा दिया, गुड्स वैसा नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? मेरे ऊपर लीगल एक्शन लोगे, ब्रीच ऑफ कंडीशन। लेकिन मान लो सेलर खुद बायर से बोल रहा है भाई सैंपल दे रहा हूं लेकिन 100% गुड्स सैंपल से मैच नहीं करेगा, पहले बता रहा हूं। बायर ने कहा ठीक है। जैसे कपड़ा इंडस्ट्री में ये काम होता है। कपड़ा इंडस्ट्री में क्या होता है कि आज आप कोई कपड़ा ले रहे हो, सेम एज इट इज कपड़ा आपको नेक्स्ट टाइम भी मिल जाए, इसका कोई गारंटी नहीं होता। सेम एज इट इज की बात करो, कुछ 19-20 का फर्क हमेशा होता है। तो ये बात सामने से मैन्युफैक्चरर बोल के रखता है, ये बात इम्प्लाइडली भी पता होती है और एक्सप्रेसली भी बोल के रखता है। समझ गए? या गोल्ड बनवाते वक्त आप बोलो जी मुझे 8.7 ग्राम का ही चाहिए, तो कभी कभी इसके साइजेस ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। बोलो ओके। तो सैंपल जैसा दिखाया है कोई श्योर नहीं है 100% सेम हो, बट ये बात पहले से तय होनी चाहिए आपस में। तय नहीं है तो आप यही अज्यूम करोगे जो सैंपल है वही ओरिजिनल है। जैसे अग्रवाल स्वीट से जाकर आपने 5 किलो मिठाई पैक करवाई, तो 5 किलो पैक करवा रहे हो, मुझे लगता है कि बायर इंडिया का जब 5-10 किलो मिठाई लेता है तो एक एहसान करता है मिठाई वाले पर, मिठाई खरीद कर, क्योंकि वो पहले जाके बोलता है सैंपल दिखाओ। खाने का मन होता है उसका, खरीदना भी वहीं से है, उसे पता भी अच्छा ही मिलता है यहाँ, फिर भी वो 1-2 पीस पक्का। मैं तो जितने लोगों को जानता हूं और उनकी खरीदारी को मैंने ऑब्जर्व किया है वो ऐसा ही है। 2 किलो खरीदेंगे तो 1 पीस खा के चेक करेंगे। तो खाया, चेक करा,
तो वो क्या एज्यूम करेगा, जो खाया है और जो पैक होगा वो दोनों क्या होने वाले, आपकी क्लास का जो क्या बोलते हैं इसको, डेमो क्लास। आप क्या एज्यूम करते हो, डेमो मीन्स व्हाट, कि भाई बाकी पूरे सेशन भी सेम या इससे अच्छा ही पढ़ाएंगे। और मान लो डेमो के लिए एक दो यूनिट अच्छे से आते हैं टीचर को, वो तो पढ़ा दिया उसने, और बाकियों में लुल हो गया, तो फिर क्या होगा तुम्हारा हाल, समझ गए। दिस इज ब्रीच ऑफ कंडीशन। ऑल वेल, तो चलो जी एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूं। तो फॉलोइंग कंडीशंस आर implied in a contract of sale of goods unless the circumstances of the contract shows a different intention। भाई सात है, 7 पॉइंट। कंडीशन एज टू टाइटल, सैंपल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी फिटनेस ऑफ द गुड्स, होलसमनेस और टाइटल। ये मैं मेरा नंबर दे रहा हूं, एक मिनट, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। एक एक करके इन सातों की बात करते हैं। सबसे पहला है कंडीशन एज टू टाइटल। क्या मतलब है इसका, कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब कि नॉर्मली अगर आपस में सेलर बायर के बीच में कोई बात नहीं हुई है, तो नॉर्मली बायर ऑलवेज यही अज्यूम करेगा कि सेलर के पास जो मैं अभी खरीद रहा हूं, गुड्स ही खरीद रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। इसको उठाना बेटे, क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऑल वेल आ जाओ। तो ऑलवेज ऑलवेज बायर क्या एज्यूम करेगा, दैट सेलर जो है वो ओनर है। मैं जो खरीद रहा हूं तो भाई सेलर इसका ओनर है, ठीक है। और अगर अगर ओनर नहीं हुआ तो ब्रीच ऑफ कंडीशन। कितने अधिकार, 4। पढ़ते हैं इसको, कंडीशन एज टू टाइटल। सबसे पहला, सेलर्स राइट टू सेल। सेलर मस्ट हैव राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल। सेलर पर अधिकार होना चाहिए बेचने का। अगर एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है तो फ्यूचर में अधिकार हो जाएगा। ट्रांसफर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का मतलब ओनरशिप ट्रांसफर करने का। एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, फ्यूचर में। और अगर सेलर्स की ओनरशिप डिफेक्टिव है तो बायर उस गुड्स को रिटर्न करेगा ट्रू ओनर को और परचेज प्राइस रिकवर करेगा। बोलो ओके। जैसे यहां पर एग्जाम्पल की बात हो रही है, एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है ए बाइज ए ट्रैक्टर फ्रॉम बी। ए खरीद रहा है ट्रैक्टर किससे, बी से। हु डज नॉट ओन इट, the true owner demand the tractor back and A can sue B the seller without title for the refund and recovery of the purchase। A ने B से ट्रैक्टर खरीदा, ए को पता ही नहीं था बी उसका ओनर नहीं। अब ट्रू ओनर आ गया सी, सी ने ए को धर लिया भाई। तो ए ट्रैक्टर सी को देगा और जिससे खरीदा था उससे प्राइस लेगा और डैमेज लेगा। बोलो जेन्युइन बात है या ये भी मजाक है थोड़ा सा, ये जेन्युइन सिचुएशन है या मजाक सिचुएशन है। अरे भाई कोई ट्रैक्टर का इल्जाम लग जाएगा चोरी का यार, किसी और का माल बेच रहा है बता, ठीक है। ऑल वेल। अब अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। इफ ए सेल्स टू बी टिन्स ऑफ कंडेंस मिल्क लेबल्ड CDF brand and this is proved to be an infringement of N's company trademark, it will be a breach of implied condition that A had the right to sell. B in such a case will be entitled to reject the goods or take off the labels and claim damage for the reduced value. If the seller has no title and the buyer has to make over the goods to the true owner, he will be entitled to refund of the price। क्या लिखा है जरा बताओगे, क्या मतलब है इस एग्जाम्पल का, पढ़ो एक बार।
ए बी को एक सीडीएफ ब्रांड के लेवल का कंडेंस मिल्क सेल कर रहा है। यहां तक ओके। और असल में वो जो टीन है ना, टिन, उसके ऊपर सीडीएफ ब्रांड नहीं, वो किसी एन कंपनी के ट्रेडमार्क पर है। मतलब ओनर कोई और है और सेलर कोई और है। तो दिस इज व्हाट, ब्रीच ऑफ कंडीशन। आ गया समझ में? बोलो ऑल वेल है। तो सबसे पहली बात यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2, कंडीशन एंड वारंटी। और इस कंडीशन एंड वारंटी में बहुत ही सिंपल सा यूनिट है। इस यूनिट में एक तो आपको स्टिपुलेशन वर्ड का मतलब बताया, सेक्शन 11 बताया स्टिपुलेशन एज टू प्राइस, सेक्शन 12 बताया कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन क्या होती है? एसेंशियल होती है, मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए। ब्रीच ऑफ कंडीशन होने पर कितने अधिकार है? 4 अधिकार है। और ब्रीच ऑफ वारंटी होने पर कितने अधिकार है? 1 अधिकार है। ऑल वेल, कौन सा? डैमेज का। क्या कंडीशन को हम वारंटी ट्रीट कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए सेक्शन 12 के ही, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी कंडीशन को वारंटी आप ट्रीट कर सकते हो। ए और बी में कंपलसरी ट्रीट हो जाएगा, सी और डी में, सॉरी, ए और बी में वॉलेंट्री हो रहा है, सी और डी में कंपलसरी ट्रीट हो रहा है। सी और डी में क्या है? या तो सेवरेबल नहीं है या इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कर रहा हूं। ए और बी में वॉलेंट्री या सिर्फ डैमेज मांग रहा हूं इंप्लाइडली, और कुछ नहीं। ऑल वेल था। फिर कंडीशन और वारंटी। कंडीशन मैंने आपको पढ़ाया, कंडीशन मतलब कि सर 2 टाइप की कंडीशन होती है। एक को आप एक्सप्रेस कंडीशन का नाम देते हो, एक को आप इम्प्लाइड कंडीशन का नाम देते हो। सर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन में क्या डिफरेंस है? एक्सप्रेस मींस एनीथिंग एग्रीड बिटवीन सेलर एंड बायर, और ये कितने भी तरीकों के हो सकते हैं, तो इससे ज्यादा आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना। इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती है? सर इम्पोज्ड बाय लॉ, जहां पर बिल्कुल भी कहीं पर बायर ऑलवेज एज्यूम करेगा दैट कि ये जो पॉइंट है ये सेलर पूरे करने वाला है। 7 पॉइंट करवाऊंगा, एक अभी बता चुका हूं, 7 के नाम बता चुका हूं, नाम रिपीट कर रहा हूं। कंडीशन एज टू टाइटल, सैंपल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स, और होलसमनेस ऑफ ईटेबल गुड्स, मर्चेंटेबिलिटी। ऑल वेल, ये करने के बाद हम वारंटी पर जाएंगे। इंप्लाइड वारंटी के 4 पॉइंट और एक टॉपिक केविएट एम्पिटर, वो पढ़ना है, तब हमारा यूनिट नंबर 2 समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं यूनिट नंबर 2 की। आज की हमारी पहली क्लास, अगली क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।